सभी को नमस्कार, राम राम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे, और अगर नहीं हैं तो बढ़िया बन जाइए भाई, आपको किसी ने रोका नहीं है। वैसे आज का जो पॉडकास्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हो सकता है कि इसमें से बहुत सारी चीज़ें आपको इनिशियली समझ में ना आए, आपको लगे कि बहुत टेक्निकल बातें हो रही है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा फिर भी आप इस पॉडकास्ट को पूरा सुने, क्योंकि नॉलेज होना ये बहुत ज़रूरी है। उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे किया जाता है, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। लेकिन नॉलेज के लिए आपको आज का पॉडकास्ट सुनना मस्ट है। हो सकता है आपको आज का पॉडकास्ट थोड़ा एजुकेशनल लगे, यानी कि जैसे पढ़ाई होती है, लेक्चर्स होते हैं, उस टाइप का, उस टोन का लगे। लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करूंगा कि आज का पॉडकास्ट आप ज़रूर सुने। इतना सब बता रहा हूं, लेकिन गेस्ट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। यार क्या है अक्षय, ये दिस इज़ नॉट फेयर। वेल, आज के जो मेरे गेस्ट है मेरे लिए बहुत स्पेशल है। मैं हमेशा कहता हूं, लेकिन आज सच में मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि इनके साथ मैं ऑलरेडी पॉडकास्ट कर चुका हूं। आज के हमारे गेस्ट का नाम है डॉक्टर वैद्य श्रीनिवास पाटिल जी। ये बेलगाम में ही रहते हैं, बेलगाम में ही ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आज मैं इनसे क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि आज का विषय और इनकी एक्सपर्ट ये बहुत मैच करती है। आज का हमारा विषय है आयुर्वेदिक मेडिसिन, होम रेमेडीज और मिथ्स। बहुत सारे मिथ्स आयुर्वेद के बारे में हम दिमाग में रखते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती, या फिर आयुर्वेदिक मेडिसिन है ना तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो इसके बारे में सर हमको बताएंगे। अब सर क्यों बेहतर है, क्योंकि इनका खुद का प्रोडक्शन है, ये खुद प्रोडक्ट्स बनाते हैं, मतलब दवाई बनाते हैं, आयुर्वेदिक दवाई बनाते हैं। और इसलिए आज मैं सर से बात कर रहा हूँ। बाप रे, इतना बड़ा इंट्रो शायद मैंने अभी तक कभी नहीं दिया होगा। एनीवेज, ये बहुत ज़रूरी था आपको बताना, इसलिए बताया। और एक चीज़ बहुत ज़रूरी, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। मैंने देखा जो मेरे वीडियोस देखे जाते हैं 95% लोगों ने सब्सक्राइब भी नहीं किया है। क्यों यार, मैं आपको अच्छा नहीं लगता क्या? आप मेरे को सपोर्ट नहीं करना चाहते क्या? आप मेरे को आगे नहीं बढ़ाना चाहते क्या? है ना? तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपने ऑलरेडी कर लिया है तो दूसरों को बताइए। ठीक है, अब लेक्चरबाजी नहीं होगी। अब डायरेक्ट मैं आज के पॉडकास्ट की शुरुआत कर रहा हूं बिना किसी देरी के। चलिए शुरुआत करते हैं। सर, सबसे पहले आज फिर एक बार मैं वेलकम करना चाहता हूं आज के पॉडकास्ट में। बहुत दिल से स्वागत है। नमस्ते। हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले मेरे को पूछना है कि लास्ट टाइम मैंने आपके साथ पॉडकास्ट किया था, मुझे बहुत मज़ा आया था। क्या मज़ा आया था बाद में बताऊंगा, लेकिन आपका एक्सपीरियंस कैसा था वो बताइए मुझे। बहुत ही अच्छा, क्योंकि मैं पॉडकास्ट ऐसी चीज़ फर्स्ट टाइम कर चुका हूँ, तो उसकी वजह से मुझे फिर से सुनने का जब मौका मिला, मुझे ही खुद, वो एक अलग ही एक्सपीरियंस था। वो मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, लेकिन वो एक्सपीरियंस अलग है। वो जो करेगा उसी को पता चलेगा। राइट, बट आई लाइक इट। राइट, अमेजिंग। तो मेरा ये था कि मैं बहुत लोगों को मिल चुका हूँ, उसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी हैं। जैसे हम पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले बात कर रहे थे कि मुझे एक बार बहुत अच्छा मौका मिला था कि मैं बाबा साहेब पुरंदरे जी का इंटरव्यू कर चुका हूँ, और बहुत नाम है। तो मेरा ये एनालिसिस था कि आपके साथ मैं बहुत जल्दी कनेक्ट हो गया। मेरे को ये पता नहीं चला कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अक्षय कुलकर्णी को अगर डिकोड करना है तो वो डिकोड आपने कर लिया था पहले ही, ये मेरे को महसूस हुआ। क्योंकि जनरली अक्षय कुलकर्णी एक ऐसा, क्या बोलते हैं, फॉर्मुलेशन है, या फिर एक ऐसा ये व्यक्तिमत्व है कि जो अच्छा नहीं लगता लोगों को। बहुत तीखे सवाल कभी कभी करता हूँ, अप्रिय सवाल कभी कभी मैं करता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कुछ एक्सपेक्टेड होता है, लेकिन वो उस तरह से मैं रिस्पॉन्स ही नहीं देता। तो मुझे एक आदत हो चुकी है कि हाउ पीपल शुड थिंक अबाउट मी, हाउ पीपल शुड ट्रीट मी। लेकिन आपके साथ जुड़ने का मेरा जो एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल अलग था। इट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। एंड मेरे को आज ये एक बात यहाँ पर बतानी है कि बहुत कम ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद मेरी जो रेडियो की तड़प है वो समझी होगी, उनमें से आप हैं। और इसलिए मेरे को बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं आपसे मिलता हूँ, पॉजिटिव वाइब मिलती है। इसका एक कारण हो सकता है मेरा प्रोफेशन। रोज़ मुझे पेशेंट्स को मिलना पड़ता है, तो अलग अलग पेशेंट से मिल के, या अलग अलग तरीके के पेशेंट हम मिलते हैं, तो बात करते करते बहुत बार पता चल जाता है कि उसका जो व्याधि वो बोलता रहता है, उसके साथ उसके मन की चीज़ें भी पता चल जाती है, और वो रीडिंग हो सकता है। दैट कैन बी वन रीज़न। लेकिन मैं बहुत आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी मिला हूँ। इनफैक्ट मैंने एक आयुर्वेदिक डॉक्टर का पॉडकास्ट भी किया है। मेरा एक प्रॉब्लम ये है कि मेरे को भी पता चलता है कि सामने वाला इंसान सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है, तारीफ सच्ची हो रही है झूठी हो रही है, वो पता चलता है, फिर वो क्लिक नहीं होता।
एनीवेज, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करते हुए। तो आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन की। आयुर्वेदिक मेडिसिन की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं मेरे श्रोताओं को या फिर मेरे ऑडियंस को ये बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे क्यों बात कर रहा हूँ इस विषय पर, क्योंकि आप आयुर्वेदिक मेडिसिन का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। उसके बारे में थोड़ा पहले ब्रीफ करिए, फिर मेरे जो डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर लूँगा। लगभग मैं 17 साल से इस मैन्युफैक्चरिंग जॉब में हूँ। BMS मेरा बेसिक एजुकेशन जब हो रहा था तभी मेरे पिताजी वैद्य थे, मैंने बताया आपको जी। तो उन्होंने मुझे बताया कि आगे जाके क्या करोगे, मेरे जैसे ही वैद्य या पेशेंट्स देखते रहोगे या कुछ करने का ये। तो मैंने थोड़ा सा ऐसे इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन उनके दिमाग में वो पहले थे। ऐसे नहीं कि मेरा इंटरेस्ट था इसलिए उन्होंने कुछ बोला रहेगा, उनके दिमाग में पहले से ही था, क्योंकि हमारे बचपन से ही मैं उनके साथ जो भी वो दवाई बनाते थे अपने लेवल के लिए, अपने क्लिनिक्स के लिए, उसमें मैं थोड़ा बहुत मदद भी करता था उनको, या कभी तब से उन्होंने देखा रहेगा मुझे कि इसमें कुछ इंटरेस्ट है, इस बच्चे में वो इंटरेस्ट दिखता है। तो उन्होंने एक प्लान किया रहेगा, उस हिसाब से उन्होंने मुझे BMS करते वक्त बताया कि आगे जाके तुम औषधिकरण में थोड़ा सा हाथ ध्यान दो। तो उसके हिसाब से उन्होंने मुझे MD जब कर रहा था मैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन रसशास्त्र और वैशज कल्पना, ओके, जहाँ पे मैंने मेरा जो बेसिक एजुकेशन हुआ है BMS बेलगाम के केली के BM कंकणवाड़ी आयुर्वेद महाविद्यालय, जो लगभग 100 साल पुराना है। तो उसमें उसी में मेरा रसशास्त्र और वैशज कल्पना का पोस्ट ग्रेजुएशन भी हुआ। बाद में मैं वहाँ पे ही पढ़ाता था, लगभग 8-10 साल वहाँ पे मैंने पढ़ाया है। तो तभी मैंने वो शुरू किया कि एक छोटा कंपनी शुरू करना है, और जब सीखता था तभी उसमें जितने लॉज है उसके रिलेटेड या बेसिक जो नॉलेज होना चाहिए कि ये मेरे को इस पॉइंट पे आना था कि इसकी क्या एलिजिबिलिटी होती है। अगर मेरे को आयुर्वेदिक दवा बनाई है तो मैं बना सकता हूँ क्या? दवा बनाने के लिए किसी के लिए भी वो पॉसिबल है, ऐसे कुछ नहीं है कि एक बिजनेस करके दवा बनाने के लिए आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसका जो सेटअप बनाना है या मैन्युफैक्चरिंग जो एक्चुअल होना है, तो उसके लिए एक लॉ पैरामीटर्स लॉ है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसमें आयुर्वेद सेक्शंस है, शेड्यूल्स है, उस शेड्यूल के हिसाब से वो होना है, एक्सपेक्टेड है, और वो सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रेमिंग है और स्टेट गवर्नमेंट के अंडर आता है, स्टेट गवर्नमेंट उसको गवर्न करता है। अभी तो दोनों भी गवर्नमेंट्स करते हैं। तो उस हिसाब उसमें हमारी थोड़ी पोस्ट ग्रेजुएशन के वक्त ही पढ़ाई शुरू हो गई थी, और स्पेशल ट्रेनिंग कुछ नहीं था। तो फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि एक छोटा मैन्युफैक्चरिंग शुरू करना है, प्लांट शुरू। तो हाँ, तो छोटा मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गया 2007 में। हाँ, आयुर्वेद की मेडिसिन सभी ट्रेडिशनल नेम्स, ट्रेडिशनल नाम दिए जाते हैं, जैसे वटी गुटिका। मेरे को आयुर्वेदिक नाम बहुत अच्छे लगते हैं, गुगुल, और वो क्या क्या होता है, रसराज वटी, हाँ, महायोगराज गुगुल, हाँ, वसंत कुसुमाकर, हाँ, ऐसा कुछ नाम है। शारंगधर के नाम से भी कुछ है, शारंगधर संहिता है, ओके, शारंगधर संहिता है। हाँ, शारंगधर सुखसारक वटी, तो वो एक शारंगधर कंपनी उन्होंने बनाया, इसलिए शारंगधर सुखसारक वटी। तो वैसे बहुत सारे ऐसे संस्कृत नाम जो है वो उससे पता चल जाता है कि आयुर्वेदिक है। लेकिन मुझे थोड़ा पर्सनली ये करना था कि एक मतलब क्या है इसका, कि देखिए एलोपैथिक के दवाई बनाने वाले जो कंपनियां हैं उनके नाम अलग अलग रहते हैं, मॉलिक्यूल के हिसाब से या ट्रेड मार्क रजिस्टर करते वक्त वो अलग अलग बन जाते हैं। अभी पैरासिटामॉल है लेकिन क्रोसिन है, हाँ, वो ऐसे ट्रेडमार्क है, क्रोसिन इज ट्रेडमार्क, हाँ, और पैरासिटामॉल उसका मॉलिक्यूल हो गया। हाँ। तो उनका एक अलग ये सेटअप है या स्टार्टिंग है, लेकिन आयुर्वेद में बहुत कम मिलते थे तभी। और एक हिमालय ड्रग कंपनी जो है, उनकी सभी मेडिसिन जो जैसे कि लिव 52 हिमालय ड्रग कंपनी का एक पुराना ब्रांड है, और वो आइडेंटिटी गिविंग ब्रांड है, वो कंपनी को आइडेंटिटी उस ब्रांड से मिली थी। तो उससे इंस्पायर्ड भी था मैं थोड़ा बहुत, क्योंकि कैसे कि सिर्फ वैद्य लोगों ने आयुर्वेद की दवाई यूज करना या उसका इस्तेमाल करना, और उसके बाद में क्योंकि वैद्य लोग कितना आयुर्वेद प्रैक्टिस करते तभी या अभी भी करते हैं तो बहुत ही कम है। लेकिन आज भी 60 to 70, 80%, 60 to 80% जो पॉपुलेशन है वो कंटेम्प्रेरी साइंस के ऊपर ये मेडिसिन के लिए या हेल्थ के लिए लगभग डिपेंडेंट है। तो मुझे एक तभी लगा था कि थोड़े नाम भी आपके ट्रेडमार्क जैसे है वो बनने चाहिए, तो फिर उसको थोड़ा सा इंग्लिश लुक और फिर रिसर्च लैब वो देना चाहिए, इसलिए हमने वो सोचा था। और उस हिसाब से हम रिसर्च भी करने वाले थे या अभी भी करते हम। तो फिर उसके बाद हमने वो नाम दे के फिर एक के बाद एक ट्रेडमार्क
या एक एक प्रोडक्ट बनने लगे कॉपीराइट। और जो भी प्रोडक्ट बने वो कॉपी पेस्टेड नहीं थे। अच्छा। उसका बेस तो हमारा आयुर्वेदी था। आयुर्वेद में जो आपने लास्ट में पॉडकास्ट में आपने सुना रहेगा कि निघंटू रहते हैं। निघंटू जैसे स्क्रिप्ट है, वो एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हर्ब्स रहते हैं। तो वैसे एनसाइक्लोपीडिया में जितना जो बेस है, तो दवाई बनाते वक्त हमने जो आपको बताया था, याद है कि बहुकल्पम बहुगुणम संपन्नम योग्यम औषधम। तो ये दवाई की डेफिनेशन है, दवाई के क्वालिटीज है कि बहुगुण होना चाहिए, बहुकल्प में आना चाहिए। वो अलग अलग तरीके से एक दवाई हम दे सकते हैं, तो वो बहुकल्प हो गया। संपन्न, उसकी अवेलेबिलिटी और फुलफिलमेंट ऑफ रिक्वायरमेंट वो भी होना चाहिए। और योग्य, एग्जैक्ट, प्रिसाइज मेडिसिन बनाना, वो एक गुण है, औषधि का एक गुण है। राइट। प्रिसाइज मींस टारगेट ऑर्गन जो है वहां तक वो पहुंचना चाहिए। तो ये 4 गुण वाला दवाई बनाने के लिए जो चाहिए, वो दवाई का जो एक डेफिनेशन है, उसके लिए बेस जो है वो निघंटू में है, एनसाइक्लोपीडिया में है। हर्ब्स रहने दो, मेटालिक ओरिजिन कोई भी सोर्स रहने दो, या एनिमल ओरिजिन कोई भी सोर्स रहने दो, ये तीनों सोर्सेज आयुर्वेद के हिसाब से दवाई बनाने में यूज होते हैं। तो वो उसके बाद उसके गुण बताए गए, जैसे कि समझना कैसे कि हर एक एनसाइक्लोपीडिया में क्या बताया जाएगा। जैसे कि भाव प्रकाश निघंटू एक बुक है, 2 वॉल्यूम्स में आता है। उसमें लगभग 600 मेडिसिन, 600 हर्ब्स और एक 30-40 एनिमल और मिनरल ओरिजिन की दवाइयाँ बताई है, उसके गुण बताए हुए। तो रस, वीर्य और विपाक, अगर किसी चीज का रस आपको मालूम है, 6 प्रकार के रस है, षड रसात्मक बोलते हैं। तो षड रसात्मक में से कौन सा रस है इसका, वो डाइजेस्ट होने के बाद कौन सा रस बना सकता है। 3 प्रकार के विपाक बताए हुए, मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। तो ये 3 विपाक, और उसका वीर्य, उसकी पावर जो है, एक तो उष्ण रहेगा, नहीं तो शीत रहेगा। तो उस हिसाब से वो एक जानकारी हमें निघंटू से मिलती है। वो अगर ये बेस है, फार्मास्यूटिकल का ये बेस है, जब ये पता चल जाता है, फिर उसके बाद कौन कौन सी दवाइयाँ एक साथ मिलाने के बाद क्या बनता है, वो वृद्धि समान ही सर्वेशम बोलते हैं। जो सामान्य गुण के, समान गुण के एक साथ आने के बाद उसकी वृद्धि हो जाती है। विशेषस्तु पृथक वकृत मीन्स जिसका अलग अलग तरीके के, मीन्स एक उष्ण वीर्य का दवाई है और दूसरा शीत वीर्य का दवाई, एक साथ बनने के बाद उसकी कोई तो विघटन अलग बनता है, आ जाती है और वो अलग तरीके से काम करता है। ये चीजें जिसको मालूम है, ये बेस है। जो भी आयुर्वेद की दवाइयाँ बनाता है आदमी, उसको ये मालूम होना चाहिए। और वैद्य जब बनता है तब ये सीखता रहेगा, या औषधिकरण के वक्त सब कुछ चीजें सीखता रहेगा। फिर उसको जोड़ दी गई है आज की फार्मास्यूटिकल साइंस की। आज का फार्मास्यूटिकल, कंटेम्प्ररी फार्मास्यूटिकल साइंस इतना वास्ट है और डेवलप भी है। उसके डोसेज फॉर्म्स देखिए आप, जैसे कि एक सिंपल सी है कैप्सूल या टैबलेट बनाना। तो टैबलेट बनाने के लिए अलग अलग तरीके का आपको नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि उसको ग्रैनुलेशन में लाना है, फिर उसको ड्राई करके ग्रैन्यूल्स को प्रेस करके टैबलेट फॉर्म में लाना है। तो उसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कितने आने वाले और उसमें एक्सिपिएंट्स कितने आने वाले। एक्सिपिएंट्स का अर्थ है जो थेरापेटिकली उसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन वो डोज फॉर्म बनने में उसकी हेल्प करता है। कंपाउंड्स के साथ, कंपाउंड के साथ, जैसे कि स्टार्च है जैसे, और एक्टिव इंग्रेडिएंट्स में जिसमें से जो मॉलिक्यूल है, केमिकल है, मेन कंटेंट, हाँ, वो अलग अलग। तो उस साइंस का भी थोड़ा बहुत यहाँ पे, ये मेरे को बहुत अच्छा लगा। इसका मतलब हम सिंप्लीफाई करके ये कह सकते हैं कि जैसे आपका अंग्रेजी दवाई जो होती है mg में हम कहते हैं 500 mg की है, 50 mg की, वैसे आयुर्वेदा में भी आपने किया। हाँ, वो है भी, उसको थोड़ा बहुत अपनी तरीके से, अच्छा, थोड़ा सा उसको क्या मॉडिफाई करके उसमें हमने लाया। तो अभी आयुर्वेद जब मैं कहता हूँ तो सबसे पहले 2-3 चीजें मेरे दिमाग में आती है कि अगर आयुर्वेदिक मेडिसिन है तो उसकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं है, आयुर्वेदिक दवाई है तो उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, डोसेज का टेंशन नहीं लेने का, थोड़ा इधर उधर हो जाता है तो कोई दिक्कत। गलतफहमी है, तो इसको पहले थोड़ा एड्रेस करिए। गलतफहमी है, जिसको जैसे देखिए, जिसको आयुर्वेद को कमर्शियली कराना है और आपको जो सुनना है वही अगर आपको मैंने बताऊंगा तो आपको अच्छा लगेगा। राइट। जो चीज़ मैं अप्रिय है, हाँ, जो अगर मुझे मेरी बहुत सारी स्तुति मुझे सुनना है, प्रशंसा सुनना है, तो अगर आपको ये पता चल गया तो मेरी प्रशंसा आप करना शुरू हो जाए, मैं खुश हो जाऊंगा। लेकिन जो है वो है, फैक्ट इज फैक्ट। सच बहुत कड़वा रहता है कभी कभी। तो आयुर्वेद ने जैसे बताया मैंने, जैसे कि आप, हमारा बेस क्या है, जो मेडिसिन है उसका बेस है जो भी हर्ब है या मिनरल है या मेटल है या कोई जैविक दवाई है दूसरी, तो रस वीर्य विपाक
उसमें से जो वीर्य है, उष्ण वीर्य या शीत वीर्य बोलते हैं हम उसको, या उसके जो रसद के ऊपर जो काम होता है। अभी देखिए आज हम इस लेवल पे आ चुके हैं कि इन सिलिको कंप्यूटराइज प्रोफाइल्स आपके जो मिलते हैं कोई हर्ब्स के, एक हर्ब का कोई भी मॉलिक्यूल उसमें फीडेड रहेगा। आप अगर उसको सर्च करोगे, हर्ब का नाम भी डालोगे, तो वो पूरा किस लेवल तक काम करेगा ये आपको कंप्यूटर बता सकता है कि इतनी एनालिसिस उसकी हो चुकी इतना है डेटा है हमारे एक हर्ब में। अभी एक छोटा सा एक हल्दी है, रोज डोमेस्टिक हल्दी जो कुरकुमा लौंगा बोलते हैं हम जी। जो हम रोज की ज़िंदगी में हमारे स्पाइसेस में यूज़ होता है जी, किचन में यूज़ होता है, खाने में उस हल्दी में कुरकुमिनोइड्स या कुरकुमिन कंटेंट उसका, वो अभी आज इतना हॉटकेक है, बिकता है मार्केट में दवाई करके, क्योंकि उसमें इतनी ताकत है कि वो कैंसरस सेल को बढ़ने के लिए रोक सकता है। लेकिन अगर आयुर्वेद के किसी वैद्य को पूछेंगे हल्दी के का क्या गुण है, तो वो बोलेगा कि हल्दी कटुरसात्मक है पहले उसका मालूम है, बाद में उसका विपाक कटु रहेगा, रुक्ष है, व्रणहर है प्रॉपर्टी, बाद में वो अच्छा आपका दीपन पाचन और सभी चीज़ों को, टॉक्सिक चीज़ों को बाहर निकालने की उसकी क्षमता है। हीलर करके वो हल्दी अजीबाईचा बटवा अपना, राइट। तो हम बोलते हैं कि हीलिंग का जो था, हल्दी कुछ भी कट हो गया उसको हीलिंग करने के लिए हल्दी है हमारे, वो कितना सही है ना उसके लिए। लेकिन उसको गलत बताते हैं हम, नहीं है। तो वो जो पहले पारंपरिक यूज हल्दी का पहले से आया आयुर्वेद से, और हमारे किचन से सब जगह सबसे बेस्ट एंटीसेप्टिक एंटीबैक्टीरियल जो मिलेगा आपके किचन में वो हल्दी है। आज उसका गुणधर्म कुरकुमिन सिर्फ बाहर निकालने के बाद और कुरकुमिनॉइड्स बाहर निकालने के बाद उसका गुणधर्म अलग तरीके से बढ़ने वाली सेल को रोकता है। अच्छा। ये तो पता चल गया। तो ये सभी चीज़ें, जैसे कि ये हल्दी में बहुत सारे ऐसे गुण हैं या बहुत सारे केमिकल्स हैं, मैं बोलता हूँ फाइटोकेमिकल जो बोलते हैं, उसमें ये तो अल्कोलाइड है, उसमें टैनिन भी रहेगा हल्दी में। तो ये सभी चीज़ें अगर ऐसे देखी गए तो हजारों केमिकल से एक हर्ब में। यहाँ पर मेरे को एक ब्रेकिंग न्यूज़ मिल चुकी है। मेरी माँ मेरे को बिल्कुल भी चाय पीने नहीं देती थी बचपन में। वो कहती थी कि चाय में टेनिन होता है। अब मैं उसको बताऊंगा हल्दी में भी होता है। लगभग सभी हर्ब्स जिसमें कटुता है, अच्छा, और कड़वा है, हाँ, उसमें टैनिन, सब में टेनिन होता है। तो जो चीज़ें हैं ऐसी, उसके अभी जैसे केमिकली पता चल गया। अभी देखिए हल्दी कुरकुमिन करके अलग काम करेगा और हल्दी पूरा का पूरा पाउडर बनाने के बाद जो देंगे तो अलग काम करेगा। दोनों का एक ही सोर्स है, लेकिन इनको ऐसे पता चल गया, ये फार्माकोलॉजी स्टडी कर चुके हैं, तो इनको ऐसे पता चल गया, हमें ऐसे पता है। अगर हम उसका दोनों का एक लेवल पे मिश्रण भी करते हैं इस दोनों नॉलेज का, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आज तो हमारी एक कोशिश वही चल रही है, मेरे जैसे जितने भी आयुर्वेद में काम करने वाले फार्मास्यूटिकल्स लोग हैं, जो मॉडर्न साइंस को भी लेके इतना ही ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट करते हैं और आयुर्वेद को पकड़ के रखना है, अपनी परंपरा से पकड़ के रखना है, और उसी को वो जिद है आयुर्वेद हमारा स्ट्रांग है करके वो पकड़ के रखने की भी हमारी वही एक कोशिश है। दोनों एक साथ बहुत अच्छे जा सकते हैं। राइट। मैं कर रहा हूँ, मुझे मिल भी रहा है। मेरा एक शॉर्ट है, मैं आपको बाद में शेयर करूंगा। जब कोविड था और बाबा रामदेव के ऊपर बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा था कि उन्होंने दवाई वो प्रोजेक्ट कर रहे थे, तो मैंने कहा था, मेरा डायलॉग था वो कि आई रिस्पेक्ट इंडियन डॉक्टर्स बट आई लव आयुर्वेदा। इतना आयुर्वेदा स्टैंडर्ड था, इतना मेडिसिन था, सब था, लेकिन रोहित सरदाना जी की तब मौत हो चुकी थी, जर्नलिस्ट थे, शायद आप जानते हैं। मालूम है। तो वो मेरे को एक सदमे में था मैं कि यार इतना सब था ना आपके पास, फिर भी रोहित सरदाना गए ना। तो उस पेन में मैंने ये कहा था कि दोनों को बैलेंस करना चाहिए। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एलोपैथी गंदी है, आयुर्वेदा ही बेस्ट है, आयुर्वेदा गंदा है, एलोपैथी। मैंने आपके मेरे लास्ट के पॉडकास्ट में बताया था ना कि नॉलेज कहाँ से भी वेलकम, और जो जिसकी स्कोप है, जहाँ पे उसकी जरूरत है, वो होना ही चाहिए। मैंने एक एग्जांपल भी दिया था लास्ट टाइम, मेरा जो पॉडकास्ट मैंने रिकॉर्ड किया था कि इफ आई एम टॉकिंग अबाउट कबड्डी, इट डज नॉट मीन कि आई एम क्रिटिसाइजिंग क्रिकेट। क्रिकेट बहुत बढ़िया है, लेकिन क्रिकेट तो ऑलरेडी बहुत सारे लोग खेल रहे हैं ना, उसके बारे में पता है, लेकिन कबड्डी के बारे में लोग नहीं जान रहे, या फिर कबड्डी के बारे में मिथ्स है, कबड्डी खेलेंगे तो पैर टूटेगा, ऐसा नहीं होता भाई। कबड्डी इज वेरी सो अगर हम कबड्डी को आयुर्वेद कहेंगे और एलोपैथी को क्रिकेट कहेंगे तो समझ में आ जाएगा। आई लव सचिन तेंदुलकर, आई लव क्रिकेट, बट आई ऑल्सो लव कबड्डी। तो इस तरह से लोगों को ये लेना चाहिए, ऐसा मेरे को लगता है। बराबर। क्या है कि मिसकॉन्सेप्ट्स जो बने हुए हैं,
जैसे कि हल्दी हम ऐसे ले सकते हैं, लेकिन कुरकुमिनॉइड्स लेते वक्त बाद में सोचेगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा निकाला हुआ चीज़ें हैं, एक्स्ट्रैक्ट आएगा, और लगभग वही है, वो समझ में आना चाहिए कि हल्दी को जितने कम साइड इफ़ेक्ट्स रहेंगे वो कुरकुमिनॉइड को ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि हमने उसके नेचर में कुछ उल्टा पुल्टा किया हुआ है। बिल्कुल। हाँ, ये अगर जिसको समझ में आता है वो ये कॉन्सेप्ट समझेगा कि जो नेचुरल है, जितना हमने नेचुरल रखा है उसमें कम से कम साइड इफेक्ट्स रहेंगे। समझा मैं। और जिसमें हमने बहुत सारा सिंथेसाइजिंग करेंगे हम, उसके सिंथेसाइजिंग किए हुए, तो उसका खुद का नेचर छोड़ के अलग है। अगर आप हम वही पूछ सकते कि अगर वो कुरकुमिन और कुरकुमिनॉइड की ताकत हल्दी में है तो डायरेक्ट हल्दी क्यों नहीं लिया हमने? राइट। यहाँ पे ही मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि एलोपैथी या मॉडर्न साइंस ये है और आयुर्वेद ये है। तो इसमें साइड इफेक्ट्स दोनों को भी है, नहीं है ऐसे बोल नहीं सकते, वो गलत है, दोनों को भी है। अगर मैंने हल्दी सिर्फ 1 ग्राम लेनी है रोज, उसकी जगह पे मैंने 5 ग्राम लेना शुरू किया तो मैं उसका साइड इफेक्ट्स का बली हो जाऊंगा। और यहाँ पे ये कुरकुमिन अगर उसकी क्वांटिटी बिल्कुल वो तो मैटर 200 मिलीग्राम है, 500 मिलीग्राम, और मैं 1 ग्राम करना शुरू कर दूंगा तो डेफिनेटली साइड इफेक्ट देगा ही देगा, किधर तो देगा ही देगा। बिल्कुल। ये जिसको समझ में आता है, ये आपका जो क्वेश्चन था कि आयुर्वेद को साइड इफेक्ट्स नहीं है, एक्सपायरी डेट नहीं, एक्सपायरी डेट अलग है। फिर अभी मैं बोलता हूँ कि एक्सपायरी डेट अभी थोड़ा हल्दी का खत्म करेंगे फिर एक्सपायरी। तो सवाल ये था कि अगर मेरे को हर रोज सोते समय दूध में थोड़ा जागरी पाउडर या फिर शक्कर डाल के हल्दी डाल के लेने की आदत है, तो कितनी सही है, गलत है, ये कितना हल्दी लेना चाहिए? देखिए, हल्दी का मैंने बताया कि 1 ग्राम अगर हमने बताया हुआ है, एक माशा 1 ग्राम हल्दी का अगर क्वांटिटी मैक्सिमम 3 ग्राम ले सकते हैं। उससे ज़्यादा अगर आप बढ़ाएंगे दिन भर की हल्दी तो उसका एक वृक्ष और उष्ण गुण जो है हल्दी का शुरू हो जाएगा। मेरे को बहुत डार्क मिल्क बहुत पसंद है, लेकिन देखिए मिल्क में डालने के बाद हल्दी की गुणधर्मता अलग हो जाता है, चेंज हो जाता है। जैसे मैंने अभी गंधक के बारे में बताया था, वैसे ही हल्दी और दूध क्यों बताया जाए हल्दी के साथ, क्योंकि हल्दी का एब्जॉर्प्शन दूध या काली मिरी रहती है, हाँ, काली मिर्च, उसको हम मरीच बोलते हैं, वो एब्जॉर्प्शन और एक पर्टिकुलर टारगेट ऑर्गन को लेके वहाँ तक लेके जाने के लिए दोनों चीज़ें काम कर सकती है। बहुत सारे हल्दी के फॉर्मूले जहाँ पे बताए गए, वहाँ पे दूध तो आएगा नहीं तो अच्छा मिर्च तो आएगा, क्योंकि उसकी एब्जॉर्प्शन उतनी अच्छी हो सकती है, या एटलीस्ट मीठा तो रहेगा, शर्करा तो रहेगा, खंड शर्करा जिसको हम कैंडी शुगर बोलते हैं, तो ये तो रहेगा, क्योंकि वो उस तरीके से लिया तो ही उसका काम। तो हम रोज ले सकते हैं, उसको हैबिट बना सकते हैं। हाँ। रात को लेना है, सुबह लेना है, कौन सा बेटर रहेगा? रात को लेते हैं ना जनरली लोग, यूजुअली रात को। और कैसे ये बेस्ट हीलर बोलते हैं इसको, अगर बहुत सारा मार लगा हुआ है, मस्कुलर पेन हो चुका है और मसल्स इंटरनल इंजुरीज भी है, इंटरनल इंजुरीज, हेमरेजेस, ऐसी चीजें हैं, तो उसको हल्दी का दूध पिलाया जाता था। अल्सर्स वगैरह वो हील कर सकता है। हाँ, तो उसमें ताकत है वैसे, तो वो ले सकते हैं। तो हर रोज शायद 1 ग्राम के नीचे ही होना चाहिए। ओके, 1 ग्राम से भी नीचे होना चाहिए, उतनी हल्दी दूध में डाल के आप कंज्यूम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम एक्सपायरी डेट के ऊपर आएंगे। हाँ, एक्सपायरी डेट क्या है, आयुर्वेद में बताया हुआ है। वो कहाँ से अपभ्रंश हो के मार्केट में आया मुझे मालूम नहीं, मेरे को भी नहीं। पुराने जमाने में लॉ जो था नोटिफाइड नहीं था। ओके, वो तो था, एग्जिस्टिंग था, लेकिन नोटिफाइड मीन्स कैसे, उसका इम्प्लीमेंटेशन उस हिसाब से नहीं होता था। लेकिन 2002 से जीएमपी एक्ट 2000 में वो नोटिफाई हुआ, जीएमपी एक्ट आ गया आयुर्वेद के लिए, तो उसमें एक्सपायरी की पूरी डायरेक्ट डेफिनेशन आ गई। लॉ तो लॉ है, उसके लिए हर एक कॉमा और सेंटेंस को भी मतलब है, एक वर्ड को भी मैटर होता है। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से दिया हुआ है कि एक पर्टिकुलर डोसेज फॉर्म है, जैसे कि चूर्ण है, चूर्ण का डोसेज फॉर्म प्रॉपरली अगर वो प्रिजर्व्ड है ऐसे कंटेनर में, तो उसको 1 साल तक या 2 साल तक उसकी एक्सपायरी दे सकते हैं। आयुर्वेद ने उसकी पोटेंसी के ऊपर बताया, वीर्य के ऊपर बताता है। 1 साल के बाद या 6 महीने के बाद कोई हर्ब का चूर्ण ऐसे रखा रहेगा तो उसका वीर्य कम होते जाएगा। अरे अभी एक देखिए, पोटेंसी, इस पोटेंसी इसका मतलब वीर्य का मतलब क्या है? उसकी काम करने की क्षमता जी। और अगर एक्सपायरी मेडिसिन का डेफिनेशन आप देखने जाएंगे तो एक्सपायरी मेडिसिन ऐसे भी हो सकता है कि उसकी पोटेंसी तो जाएगी, वो सेम डोसेज फॉर्म में रहेगा भी नहीं, और वो जो एफिकेसी है उसकी वो कम हो जाएगी, ठीक है, और उसके साथ वो आपका शरीर बिगाड़ भी सकता है, साइड इफेक्ट भी देगा डेफिनेटली। ये एक्सपायरी की है, लेकिन पोटेंसी कम होने के बाद इसकी साइड इफेक्ट्स आने की संभावना बहुत कम है।
इसलिए वो वीर्य हम बोलते हैं। तो उस हिसाब से किसी मार्केट में कंपनी ने, जब भी वो पहले वाले कंपनियां करती थी राइट, कि इसके लिए एक्सपायरी नहीं है, कुछ कुछ चीज़ों के लिए एक्सपायरी कभी भी नहीं है उसके लिए। जैसे कि कोई होता है, कोई भस्म है, ओके, हमने बनाया हुआ भस्म है, या कोई आसव अरिष्ट है, उसको प्रॉपरली हमने बनाया हुआ है और प्रॉपरली प्रिजर्व हुआ है, तो जितने दिन तो बढ़ते जाएगा उसकी उतनी कैपेसिटी बढ़ेगी, ऐसे लिखा हुआ है। घी का भी वैसा ही है ना? घी का भी है, पुराण घृत के बारे में, जैसे कि प्योर पुराण घृत है। आपने वो पारंपरिक देखा रहेगा, आयुर्वेद में उसके बहुत सारे रेफरेंसेस मिलते हैं, लेकिन अपना मराठों का इतिहास अगर पढ़ेंगे आप, घी का एक वेल रहता था। हाँ, उसमें वो बाबा साहेब पुरंदे के साथ मैंने जब भी बात हुई मेरी, तो मैंने उनको पूछा, तो उन्होंने बताया मुझे कि मैंने अभी भी देखे हुए किसी गढ़ों के ऊपर, अपने किलों के ऊपर कुएं है, स्टोरेज है, वहाँ पे घी रखा रहता था, और वो हजारों साल से 50, जैसे कि 100 साल पुराना घी बोलते हैं उसको, अच्छा बोलते हैं। कहाँ पे? एक्सटर्नल एप्लीकेशन, इंटरनल नहीं। अच्छा, एक्सटर्नल एप्लीकेशन वो इतना अच्छा घाव भरने के लिए हो सकता है, तो वैसे बताया गया, तो उसके लिए तो एक्सपायरी नहीं हो सकती। ऐसे देखा गया तो उसको अगर हम पहले शुरू में जो घी था और बाद में अभी जो 100 साल के बाद जो बचा हुआ घी है, ज़मीन आसमान का फ़र्क रहेगा। उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, वो रैंसिड बना रहता है, उसमें बहुत सारे स्टेरिफिकेशन हो गए, एसिड्स बने हुए रहते हैं वो, लेकिन हीलिंग करते हैं उनको मालूम था, उन्होंने देखा है। तो ऐसी चीज़ें हैं। यहाँ से ना मेरे को एक चीज़ याद आ रही है, हम कहते हैं ना ओल्ड वाइन, तो वाइन भी जितना जैसे हाँ, मैं उस पर आ रहा हूँ। जैसे कि आसव अरिष्ट मैंने बताया, आसव और अरिष्ट, ये जो इनकी जो शुरुआत हुई भारत से हुई है। वाइन की शुरुआत में भारत से हुई। यही मेरा सवाल था। हाँ, जो ओल्डेस्ट जो बनता है, जैसे कि हाँ, अल्कोहल बनाने की जो प्रक्रिया होती है, अल्कोहल कहाँ से बनता है, उसके लिए मीठा कुछ चीज़ चाहिए, ग्लूकोज, सुक्रोज या फ्रुक्टोज चाहिए उसके लिए, उसमें किण्व चाहिए, किण्व जाए ना, ईस्ट। तो ईस्ट और दोनों की प्रक्रिया जब होती है बहुत दिन रखने के बाद, तो उसमें से अल्कोहल मॉलिक्यूल बनता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेसिक शुगर कैन कन्वर्ट इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल। ये बेसिक रूल है फर्मेंटेशन का। तो उन लोगों को तब ये कैसे पता? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मालूम होती है नहीं मालूम नहीं, लेकिन उनको मालूम हो गया था कि कहाँ से, उनको तो पता चला कि हनी से शुरू हो गया। तो मधु जिसको बोलते हैं, तो मधु उन्होंने ऐसे रखा रहेगा, वो फर्मेंट होने के बाद उसमें कुछ नशा बन गया, और वो मधु की जो गुण थी पहले, उससे डबल गुण उसमें था। तो लोगों को अच्छा लगने लगा, शुरू हो गया। आज भी वो प्रोडक्ट मिलता है? उसको अंग्रेजी में मीड बोलते हैं। ओके, वो प्रोडक्ट मिलता है आज भी? वो मिलता नहीं है, लेकिन मैंने बनाना शुरू किया है। अच्छा, मेरा एक ब्रांड है, और एक मेरी कंपनी अभी बन रही है। ओके, मैं उसमें एक पार्टनर हूँ। तो उसमें हमने मधु को आसव में ला लिया। ओके, आसव यानी जिसका हम, जिसे आसव ये दवाई है, आसव एंड अरिष्ट, दो अलग अलग फर्मेंटेड ऐसा कह सकते हैं, दोनों भी फर्मेंटेड ही है। ओके, लेकिन जिसका काढ़ा बन के, कोई हर्ब है, एक जड़ी बूटी है, उसका हम काढ़ा बनाते हैं। उसमें फिर हम कोई मधु द्रव्य, मधुर द्रव्य कौन सा है, एक तो मध है, या जागरी है, गुड़ है, या शक्कर, तीनों में से कोई एक डाल के उसमें किनो, कोई हर्ब्स की प्रक्रिया है, उसमें किनो मिल सकते हैं, जैसे कि फूल है बहुत सारे, वो डालने के बाद उसमें फर्मेंटेशन शुरू हो जाता है। तो आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये किस चीज़ के लिए बना रहे हैं? दवाई? ये दोनों का कॉम्बिनेशन अलग है। ये दवाई भी हो सकती है और वाइन भी हो सकती है। अच्छा, उसको हम टैप करना देखते, लेकिन उसमें इतना इजी नहीं है। लॉन्च कब करेंगे? लॉन्च तो ऑलरेडी है, मार्केट में है, अवेलेबल है वो, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है, और हम उसमें उस तरीके से हम प्रमोट नहीं किया। हमें अल्कोहलिज्म प्रमोट नहीं करना, हमें हेल्थ उसके बेनिफिट्स है वो प्रमोट करना। बेसिकली मेरा वो मत है। जी, क्या बेनिफिट्स है उसके? वो एक रसायन करके काम करता है, जैसे कि आपने बताया, जैसे कि आपकी स्किन को अच्छा बनाएगा, आपको एपेटाइट बढ़ेगा, आपका अग्निवर्धक करके काम करेगा, तो भूख अच्छी लगेगी, पचन भी अच्छा रहेगा, और वो वाजिकर भी है। वो वाजिकर भी है। लेकिन अगर आप आयुर्वेद के हिसाब से अगर देखेंगे, तो आयुर्वेद में मैरेया करके एक मधु से बनाए हुए बहुत सारे अल्कोहल की जो प्रिपरेशंस है, उसको मैरेया बोलते हैं। तो हमने एक, हमारी नई कंपनी है मैरेया मेड लैब्स। तो उसी के उससे ही हम ये होके इंस्पायर होके हमने वो लाया हुआ। लेकिन उसके गुण भी हमने देखे हुए, बहुत सारे ऐसे भी स्टडी चल रही है उसकी, लेकिन लोगों को बहुत पसंद भी है। बहुत कम कैटेगरी ऐसे है लोगों की, वो पसंद करती है और वो एंजॉय भी करते हैं उसमें।
लेकिन वो जैसे कि रेगुलर अल्कोहल या वाइन या बियर जैसे या बहुत स्कॉच जैसी चीज़ें उसमें हम वो ला नहीं सकते और लाना भी नहीं है। लाना भी नहीं है। हाँ, क्योंकि वो अलग तरीके से वो उसका प्रमोशन शुरू हो जाता है। उसका स्वरूप बदल जाएगा। हाँ, उसका ये हेल्थ बेनिफिट ही हमें उसको प्रमोट करना है, तो हमने उसका लाइसेंस भी आयुर्वेद के फार्मास्यूटिकल्स में ही लिया है। तो ये कंज्यूम कैसे किया जाता है, कितने क्वांटिटी में लेना होता है और उसका फॉर्म क्या होता है? 30 से 50 ml तक दिन में, या कुछ कुछ लोगों की कैपेसिटी अगर ज़्यादा उसको कंज्यूम करने की तो ले सकते हैं। नशे के लिए उसको यूज़ मत करो बोलते, नशा हो सकता है उससे, लेकिन उसका अल्कोहल परसेंट भी 8 से 10-12% ही है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन वाइन की जितनी क्षमता है, वाइन की जो वाइन का भी वो उतना ही आता है। लेकिन उसमें कैसा है कि हमने देखा है कि जो मधु के गुण हैं उसमें पूरे आते हैं, वो उसकी खासियत है। और उसका टेस्ट, रस कैसा है? वाइन जैसे लगेगा टेस्ट के लिए, लेकिन स्मेल तो मधु जैसे आएगा। अब मधु की थोड़ी बात कर लेंगे, हनी, क्योंकि हनी के बारे में भी बहुत सारे मिथ्स है। कोई भी अगर तकलीफ है तो वो हनी को लेके, आयुर्वेदिक मेडिसिन मतलब हनी, मतलब श्रुतोफल आदि चूर्ण ले लो उसको हनी में मिक्स करो, हल्दी ले लो उसको हनी में मिक्स करो, हनी ले लो उसको दूध में मिक्स करो, जैसे आप बात कर रहे हैं। हनी को योगवाही बताया गया है। योगवाही का मतलब क्या है? जिसके साथ भी वो मिक्स हो जाएगा उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी या उसको डाइजेस्ट करने की कैपेसिटी जो जीआई ट्रैक की है उसको 10 गुना बढ़ा देगा। ओह वाओ, वो हनी का एक गुणधर्म है। बहुत सारे ऐसे योगवाही मिलते हैं। दूध भी होता है, वो व्हीकल करके अनुपान करके देते हैं, लेकिन योगवाही करके बहुत कम जैसे फॉर्मूले है जिसमें हनी एक आइडियल है। तो हनी को योगवाही की वजह से वो आपने जैसे बताया बहुत सारे योगों के साथ बताया गया है। लेकिन हनी एक सिंपल सी बात है, क्या है? अगर आपने उसका सोर्स देखेंगे तो एनिमल सोर्स ही है ना, राइट। उसका मेन कन्वर्जन कैसे होता है? आपकी जो मधुमक्खी रहती है, जो फूल का नेक्टर है, उसमें से जो मिठास है, मकरंद या मिठास है, मकरंद अलग है, मिठास जो वो लेता है, वो मकरंद भी उसमें आएगा। तो ये सभी मिलके वो एक फिर अंदर आने का वो लेगा और अपने छत्ते में जाके उसको फिर से बाहर निकाल के उसको प्रिजर्व करेगा और वो जब भी चाहिए तभी खाता रहेगा। वो उसका काम है मधुमक्खी का। लेकिन हमारे किसी लोगों ने वो देखा रहेगा कि या जानवरों को बहुत पसंद है, भालू जाके खाएगा, कुत्ता जाके खाएगा, या कोई जानवर जाके या पक्षी जाके उसको खाएगा। तो ये क्या चीज़ें करके आदमी ने भी खाया रहेगा और उसको वो इतना मीठा और इतना पसंद आया रहेगा क्योंकि उसके सभी गुण, जैसे कि मधुमक्खी क्या करती है, जैसे कि बहुत सारे अभी हनी के ऊपर मेरा बहुत सारा ऐसे अभ्यास चालू ही है, चलता ही रहता है। लेकिन अलग अलग प्रकार की मधुमक्खियाँ बताई गई है और वो जो अभी भारत में है वो अपने एरिया में जितने भी फूल पौधे हैं उसमें जाएगी, वहाँ से वो कलेक्ट करते रहेगी और एक म्यूचुअल और एक कोऑपरेटिव, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। बहुत सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज अपना लोगो भी हनी भी डाल देते हैं, तो उसका एक हर एक हनी भी उसका एक इकट्ठा करेगी और लाएगी और जो बनेगा वो नेक्टर बनेगा। वो एक हर एक पौधे का उसमें मकरंद रहेगा। जिस प्रकार के पौधे फूल आजू बाजू रहेंगे उसका मकरंद भी रहेगा और उसका मिठास भी रहेगी। हनी में उस पर्टिकुलर हर्ब्स का मेडिसिनल प्रॉपर्टी भी आएगा और आहार्य ये जो है पोषण भी आएगा उसमें। तो ये पूर्ण अन्न है, हनी जो है पूर्ण अन्न है। लेकिन आजकल का हनी जो मार्केट में मिलता है वो सभी प्रोसेस मिलता है सब। मेरी कंपनी ने अभी इसीलिए एक फंडा शुरू किया कि सिर्फ फिल्टर करके हनी को मार्केट में लाना, रॉ हनी, उसको मेडिसिन में ही रखो। उसको अगर आप एगमार्क में लाओगे, एगमार्क क्या बोलता है, अगर आपको हनी करके उसको बेचना है तो उसमें मकरंद नहीं आना चाहिए, नहीं निकाल दो। उसमें वैक्स का क्वांटिटी थोड़ा भी नहीं आना चाहिए, उसके स्मेल में चेंजेस होने चाहिए, वो एकदम क्रिस्टल क्लियर दिखना चाहिए। उसमें कोई ऐसे नीचे बचा हुआ कोई एक सेडिमेंट है, ऊपर तैरने वाला कुछ उसका लेयर है, नहीं चलेगा। फिर वैसे करते करते वो उस जो नेक्टर जो है मिला हुआ जंगल से हनी बी ने बनाया हुआ, वो मार्केट में आते आते सिर्फ रहेगा शक्कर का पानी। तो अभी जो भी हनी हम मार्केट से लाते हैं, मैं ब्रांड के नाम वो प्रोसेस्ड है ना सभी, सब के सब। उसमें से मकरंद निकाला हुआ रहता है, वैक्स निकाला हुआ रहता है, पानी को कंट्रोल किया रहता है उसमें। कुछ लोग आंखों के सामने ऐसे हनी निकाल के देते हैं जो रोड के ऊपर आते हैं बेचने के लिए, उसके बारे में आपका क्या मत है? वो उस आदमी के मन के ऊपर सभी है। अगर वो करप्ट रहेगा तो पहले जाके किसी जागरी या हनी के इसमें बुला के भी ला सकता है, मराठी में लगा रॉ जागरी, हाँ वो भी कर सकता है। या अभी सिंथेटिक हनी भी मिल रहा है, आपको क्या सिंथेटिक भी मिलता है, हनी का फ्लेवर्ड मिक्स ग्लाइकॉल। ओके, ऐसी चीज़ें बहुत सारी डेंजरस चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हो सकती है।
क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ती जाएगी। लेकिन सिंथेटिक हनी क्या कमर्शियल यूज किया जा सकता है? वो महंगा नहीं पड़ेगा? वो जो हनी बीज से बनाया हुआ हनी है उसको कलेक्शन करते करते मार्केट तक आने तक जितना देर और खर्चा होता है उससे बहुत सस्ते मिल जाएगा, इसीलिए तो सिंथेटिक बन गया। मार्केट में आने का उसका सिंथेटिक हनी का मतलब क्या, एक तो डिमांड बहुत है। कैसे पहचानेंगे सिंथेटिक हनी? उसके लिए तो बहुत सारे केमिकल टेस्ट है हनी की। नहीं, घर में नहीं पहचान सकते? घर में पहचानने की आयुर्वेद में एक बताई हुई चीज़ है, मैं बताता हूँ। अगर हनी आप पोर करोगे पानी में, ओके, वो मिक्स होगा नहीं, सडनली जाएगा और नीचे बैठेगा, नीचे बैठेगा, डूब जाएगा और धीरे 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 उसकी लेयर्स वो छोड़ते रहेगा पानी में। अच्छा, एक पहली चीज़ है। ओके। दूसरा चीज़, अगर हनी प्रॉपरली है तो वो उसमें अगर आप एक जो बत्ती रहती है वात डुबा के उसको अगर जलाएंगे आप, ओके, वो जुर्र करके जलता रहेगा, क्योंकि उसमें वैक्स की क्वांटिटी है उसमें। हाँ। और उसमें थोड़ा चट 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 साउंड होता रहेगा। हाँ। ये दो चीज़ें बहुत तो इंपॉर्टेंट। ये सिंथेटिक हनी के साथ नहीं होगा? सिंथेटिक हनी के साथ नहीं होगा। दूसरा, आप अगर उसको स्मेल और जीवा के ऊपर भी दे सकते हैं। बहुत बार आपका स्मेल अलग तरीके से स्मेल आएगा, उसमें वैक्स का स्मेल नहीं रहेगा, या उसमें अलग अलग फ्लोरा से अगर वो बनाया हुआ है। जैसे कि बहुत बार क्या होता है कि एक पर्टिकुलर फ्लोरा है, अभी नीलगिरी के बहुत सारे प्लांट हैं, एक 10,000 एकड़ नीलगिरी लगाया हुआ किसी जगह पे है, उसका जब फ्लोरिंग रहता है और तभी वहाँ पे अगर हनी बीज कलेक्ट कर रहे हैं तो वो 90% तो वो नीलगिरी से ही फ्लोरा से आने वाला है। तो नीलगिरी की पूरे मकरंद उसमें रहेगी और नीलगिरी का स्मेल भी आ सकता है उसमें। हमने देखा है, वो मिलता है मार्केट में। जैसे कि यहाँ पे अभी कोकण में जाएंगे, जो समर सीजन में फ्लावरिंग रहता है वो मैक्सिमम जामुन का रहता है। तो जामुन के पेड़ से निकला हुआ हनी करके ये प्रमोट करते भी है, वो जेन्युइन भी रहता है, देखा है मैंने बहुत बार। वैसे हो सकता है, या एकेशिया का प्लांटेशन बहुत रहता है तो एकेशिया का हनी बहुत बार ट्रांसपेरेंट आता है। हमने एक बहुत अच्छा हनी देखा है, आपने देखा रहेगा मालूम नहीं, लेकिन जिसको इंटरेस्ट है वो करता रहता है ऐसे कुछ चीज़ें। केसर मालूम है आपको? केसर हिमालय में बनता है, या ईरान या स्विट्जरलैंड या जहाँ पे बहुत सारा बड़ा अल्टीट्यूड है वहाँ पे केसर की पैदाइश होती है। और केसर के फ्लावरिंग सीजन में उस पर जो नेक्टर मिलता है और हनी बीज उसको कलेक्ट करती है, वो ट्रांसपेरेंट हनी है। अच्छा। अगर उसका स्मेल देखेंगे वैक्स के साथ, उसको केसर का स्मेल भी रहेगा। मैंने नहीं देखा, ट्रांसपेरेंट हनी होता है। एक आदमी ने मुझे अभी धनिया का हनी ला के दिया। धनिया यानी अभी हमारी जो हरा धनिया होता है, खेती रहती है, तो मध्य प्रदेश में हजारों एकड़ में हरा धनिया लगाते हैं। तो उसमें जो फ्लावरिंग जब भी रहेगा तो उसमें जो हनी बीज के जो अभी एपीकल्चर्स के लोग हैं वो अपने अपने वो पेटियाँ लगा देते हैं वहाँ पे, वो कलेक्ट करेगा। वो हरा धनिया का 99% हरा धनिया का ही वो पूरा ब्लेंड आएगा उसमें, तो हनी में उसका स्मेल आ सकता है। मस्टर्ड्स की जो भी अभी सरसों की खेती रहती है, उनके बहुत बड़े होते हैं फ्लावर्स। एग्जैक्टली। सरसों की खेती, उसके फ्लावर्स पे जो पोलन्स आएंगे तो वो पोलन्स और जो नेक्टर आएगा वो हनी भी कलेक्ट करेंगे। तो मस्टर्ड हनी एकदम थिक किस्म का हनी आता है। मैंने एक बार अभी फॉरेन में जब भी एग्जीबिशन आते हम जाते हैं तो वहाँ पे एक मिडल ईस्ट में मैंने एक एग्जीबिशन अटेंड किया था। वहाँ पे एक आदमी ने मुझे जाम्बी रिवर अफ्रीका में जो है उसके आजू बाजू का जो फ्लोरा है उसमें कलेक्ट होने वाला वहाँ की एक बड़ी मक्खी है, अलग तरीके की मक्खी है, उसने कलेक्ट किया हुआ हनी मुझे टेस्ट करने के लिए दिया। वो दिखने के लिए तो एकदम गाढ़ा डांबर जैसे था। ओह माय गॉड, गाढ़ा डांबर जैसे शिलाजीत आता है, बिल्कुल काला। हाँ, शिलाजीत। लेकिन हनी की पूरी प्रॉपर्टी उसमें, टेस्ट में एकदम अच्छा, कड़वा जरा भी नहीं। तो ऐसे अलग अलग तरीके के हनी है जो पहले से ही बना हुए बनने उसको मालूम है, लेकिन अभी आज उसका डिमांड बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि वो पूर्ण अन्न है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हनी कब डेंजरस हो सकता है? क्योंकि मेरे पर्सनली दिमाग में ये आता है कि अगर मैं ज़्यादा हनी कंज्यूम कर रहा हूँ तो ये शायद उष्ण रहेगा। देखियो, हनी का 1 तोला तक दिन में कंज्यूम कर सकते करके आयुर्वेद ने बताया, लेकिन 10 ग्राम हनी आज खाना, उसकी कैपेसिटी आज के आदमी में है या नहीं मुझे मालूम नहीं, लेकिन 2 या 4 ग्राम तक खा सकता है। मतलब 1 स्पून? हाँ, 1 स्पून 2 या 5 ग्राम तक हो सकता है 1 स्पून। तो वो 1 स्पून रोज अगर लेंगे प्रॉपर हनी है तो वो आपको कोई अलग तरीके की बीमारी देगा नहीं देगा। लेकिन किस किस लोगों का पित्त कर प्रकृति या पित्त वातज प्रकृति, उसमें वृक्षता बहुत है क्योंकि हनी वृक्ष है। हनी में स्नेह गुण बहुत कम है, वैक्सी है उतना ही है, लेकिन स्नेह बहुत कम है, तो वृक्ष में आता है। और हनी का
ये कषाय रस बोलते हैं। ओके। अनुरस है वो कषाय है। हनी आप पहले टेस्ट करेंगे मधुर आएगा, लेकिन उसका आफ्टर टेस्ट मुंह में रहेगा वो सुपारी जैसे कषाय। राइट, अलग रहेगा वो, अलग रहेगा। कषाय रस 1 साल के बाद बढ़ते जाता है। मैंने कभी कभी क्या होता है, उंगली कट जाती है ना हमारी, तो हम मुंह में डालते हैं तुरंत, तो वो जैसे खून टेस्ट करता है आफ्टर मतलब ईट जो हनी है, वो कभी कभी वैसे टेस्ट होता है। इज इट राइट? वैसे भी नहीं है, लेकिन कषाय रस उसमें थोड़ा सा एक जो अलग है, क्योंकि मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर आप वो आयुर्वेद का दवाई का गुणधर्म देखने जाएंगे तो कषाय रस का हानि उच्च का माना है। उसको कुछ तकलीफ नहीं है, वो जितना कम ज़्यादा होते जाएगा उम्र में वो अच्छा रहेगा। लेकिन अगर आहार्य उसका अगर उपयोग करना है ज़्यादा क्वांटिटी में, औषधि तो कम करते हैं आप, ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ करना है, जैसे कि 10 ग्राम 1 तोला उतना तक खाना है, तो 1 साल के अंदर कंज्यूम करना है। 1 साल के अंदर मतलब समझाने में, हनी बी से निकाला हुआ हनी, ओके, से निकाला हुआ हनी 1 साल के अंदर उसको खत्म। तो अभी तो ट्रेंड आ रहा है ना, हर चीज में हनी डालते हैं। शिरा बनाना है उसमें हनी डालो, कोई स्वीट बनाना नहीं, है लेकिन हनी के कोई चीज़ें बताई, वो उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हनी को फ्राई करना कभी नहीं है, हनी को गर्म करना कभी नहीं आज किया जा रहा है, गलत है वो। आयुर्वेद के हिसाब से गलत बताया, क्योंकि उसमें विषाक्तता आ सकती है। हनी केक आया है मार्केट में, वो इतना गंदा टेस्ट लगता है, मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अभी हनी को गर्म नहीं करना करके बताया, हनी को कभी भी गर्म नहीं करना है। गर्म चीज़ों में हनी मत डालो। हमारे कोई भी कॉन्फेक्शनरी जैसे च्यवनप्राश में हनी आता है, सब कुछ ठंडा होने के बाद लास्ट में अपने टेम्परेचर पे आने के बाद उसमें हनी मिक्स करके उसको हिलाओ बोला गया। गर्म दूध में हनी डाल के लेना नहीं है करके बताया। ये बहुत बढ़िया बताया। गुनगुने में डाल सकते हैं, लेकिन गर्म अगर उबाला हुआ अगर पानी है या गुनगुने पानी में हनी डालने के लिए बताया, आपको मालूम है जी। लेकिन अगर हनी को गर्म करेंगे, उसमें जो केमिकल चेंजेस होते हैं, सिंपल सी बात है, अगर शुगर का अगर आप देखेंगे एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर उसको गर्म करेंगे, वो कैरामलाइज होता है। और एक्स्ट्रा कैरामलाइज थिंग्स अगर खाने की आपको आदत है, वो डायरेक्ट रिलेटेड टू कैंसर हो सकता है। ऐसे आज का साइंस बोलता है ना, लेकिन उन लोगों को ऐसे कुछ पता चला रहेगा उस टाइम, कैरामेल करके हनी का अगर खाएंगे तो ये विष हो सकता है। तो उन्होंने विष की कैटेगरी, विष आहार्य द्रव्य में गर्म किया हुआ हनी को बताया गया है। ये मैं यहाँ पर रिपीट करना चाहूँगा कि आजकल जो क्रेज है, ट्रेंड आया है कि अगर आपको डायबिटीज है तो आप हनी कंज्यूम करो। गलत है हर चीज, ये भी गलत है। क्योंकि देखिए, शुगर बढ़ने वाली चीज़ें शुगर खाएंगे तो और बढ़ेगी। शुगर को जिसको बढ़ाना नहीं है, जो आपका शुगर लेवल्स है, ग्लूकोज लेवल है। अभी आप कोई अगर मेरे को टेक्निकली पूछना चाहेगा तो मैं बोलूँगा हनी में 50-50 है, और ऑलमोस्ट 51-49 ग्लूकोज और फ्रुक्टोज रहेंगे। सुक्रोज उसमें नहीं रहता। अगर सुक्रोज आएगा तो हनी फेल है। ओके, वो मिक्सचर किया हुआ है, मिक्सर किया हुआ आपने बताया काकवी, हाँ। वो सुक्रोज है। अगर उसमें काकवी मिक्स किया तो इमीडिएटली पता चल जाता है, इन्वर्टेड शुगर पता चल जाता है उसमें। तो वो मिक्स किया हुआ हनी है। लेकिन नेचुरल हनी क्या है? ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो उसमें 51-49 की रेशो आता है। अगर आप कोई टेक्निकली बोलेगा कि फ्रुक्टोज के लिए इंसुलिन की जरूरत नहीं है, तो इंसुलिन अगर काम नहीं कर रहा है तो फ्रुक्टोज तो आराम से कंज्यूम कर सकता है आदमी। मैं उससे सहमत हूँ, लेकिन आधा ग्लूकोज है उसके बारे में भी सोचिए। उसको अगर आप ग्लूकोज कैसे करेंगे? कर नहीं सकते। इसलिए हनी इसके लिए अच्छा है, डायबिटीज के लिए अच्छा है बोलना गलत है। ये मिथ है, गलत है। बहुत सारे मिथ्स आपने क्लियर किए हैं, बहुत सारे गलत चीज़ें आपने अभी तक के हमारे पॉडकास्ट में क्लियर करी है। मैं लोगों को चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट को बहुत ज़्यादा वायरल करें, सो दैट वो बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि देखिए ना, इतनी गलत फहमी है और मेरे को भी वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बोलते हैं ना कि हम ऑर्गेनिक जागरी का चाय पीते हैं। हाँ, ऑर्गेनिक रहने दो या जैसे केमिकल जागरी है ना, जागरी तो जागरी है। हाँ, उसको क्रिस्टलाइन होने के पहले का जो कन्फेक्शनरी है वो जागरी है। उसमें थोड़ा कैरामेलाइज आएगा, लेकिन वो सुक्रोज ही है, मेजर उसमें सुक्रोज है। अगर आपको क्रिस्टलाइन शुगर नहीं खानी है और जागरी खाना है, अलग अलग उसके गुण बताए गए, मैं मानता हूँ। अगर उसको हम ब्लीच करेंगे, ब्लीच करने के बाद क्रिस्टलाइन शुगर बन जाती है, वो वाइट शुगर है। वो ब्लीच की वजह से उसमें थोड़े ऐसे गुणधर्म आएंगे, वो आपका रुक्षता बढ़ाएगा आपके बॉडी में, और आपकी बॉडी वो जल्दी खराब भी हो सकती है। इसलिए वो ऐसा वाला शुगर मत खाओ। ऐसे आजकल का ट्रेंड है, उसमें बहुत सारा एसिडिक यूज होता है ब्लीच करने, सल्फर बहुत ज्यादा, सल्फर यूज होता है, एसिड बहुत यूज होता है, तो उसके लिए मत खाओ बोलते हैं। तो जागरी खाना
उससे अच्छा है। जैगरी का अलग गुण है बताया गया, लेकिन जैगरी तो उसका बाप है शुगर का, जैगरी से ही शुगर बनता है। तो शुगर, अगर आपको शुगर लेवल ज़्यादा है आपके बॉडी में, और अगर आप ऑर्गेनिक जैगरी का चाय पीने वाले करके एक फंडा चला रहे हो, तो गलत बात है। लेकिन कमर्शियल प्रोडक्ट चलाने के लिए वो डायबिटीज के लिए चलता है बोलना गलत है। लेकिन बहुत सारे आयुर्वेदा के लोग मैंने सुना है कि वो गुड़ का बहुत गुणगान करते हैं। गुड़ तो अच्छा है, लेकिन डायबिटीज के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा, डायबिटीज के लिए अच्छा नहीं है। डायबिटीज के लिए गुड़ भी अच्छा अगर आप क्रिस्टलाइन शुगर के बार सामने आप अगर गुड़ को रखेंगे तो मैं बोलूँगा गुड़ अच्छा है। ओके, मतलब अभी मैंने क्या किया था, एक बार मैं एक शॉपिंग करने के लिए गया था एक जगह पर, उसका नाम नहीं बोलूँगा मैं, क्यों उनका प्रमोशन करना है। तो वहाँ पर बाय वन गेट वन फ्री जागरी था, जागरी पाउडर था, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, वो मैं लेके आया और उससे मैंने कॉफ़ी बनाई, तो वो बहुत अच्छी थी टेस्ट में। मैंने सोचा अब शुगर बंद ही कर देते हैं, जागरी ही नहीं, अगर आप शुगर की जगह पे आप जागरी यूज कर रहे हो तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा है ना, लेकिन उसका प्रमोशन करने के लिए सब जगह चलता है, ये गलत है। डायबिटीज के लिए वो नहीं चलता, नहीं, ये कहना गलत है। वो चलता। ऑल राइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आप बता रहे हैं, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इन चीज़ों को वायरल करिए, लोगों तक पहुँचना चाहिए। जैसे आपने मुझे सुझाव दिया था कि शॉर्ट्स में कन्वर्ट करो, तो इसको मैं शॉर्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा। हालांकि मेरे सवाल भी बहुत लंबे हैं और आपके जवाब भी बहुत लंबे हैं, बट आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू कॉम्प्रेस। एनीवेज, मैं आगे जाना चाहता हूँ। यस, यू हर्ड इट राइट, मैं आगे तो जाना चाहता हूँ, लेकिन समय की पाबंदी है। जैसे सर ने मुझे बताया कि हमारे पेशेंट्स ना बहुत कम हो चुके हैं, इसलिए सर का भी एडवाइस है कि मैं थोड़े छोटे पॉडकास्ट अगर अपलोड करूंगा तो वो लोग ज़्यादा सुनेंगे। तो इसलिए आज फिर एक बार मेरे पॉडकास्ट को मैं कर रहा हूँ स्प्लिट। पहला एपिसोड आज आपने सुन लिया, अगर पूरा सुन लिया है तो बहुत दिल से थैंक यू सो वेरी मच। इसका अगला जो भाग है वो बहुत ही जल्द मैं अपलोड करूंगा और उसे भी आप सुन पाएंगे। वो वाला जो एपिसोड है ना, वो बहुत एक्सक्लूसिव होने वाला है, क्योंकि वहाँ पर भी फिर एक बार बहुत इन्फॉर्मेटिव बातें हमने करी है। लेकिन आज की ये हमारी गपशप आपको कैसे लगी, ये मुझे कैसे पता चलेगा? भगवान थोड़ी ना हूँ मैं, आप मुझे बताएंगे तभी मुझे पता चलेगा ना। तो इसलिए कमेंट्स करिए भर भर के, लाइक्स करिए भर भर के, शेयर करिए भर भर के। जितना प्यार आप देते हैं उससे दुगना नहीं 10 गुना प्यार आपको मिलता है। तो अगर आप मेरे को ना प्यार देंगे तो आपको भी प्यार मिलेगा, ठीक है? इसी नोट पर कर रहा हूँ मैं आज का पॉडकास्ट यहाँ पर ख़त्म, लेकिन बहुत जल्द मिलने आऊँगा फिर एक बार आपसे। तब तक आप सब लोग ख्याल रखिए खुद का, उनका भी ख्याल रखिए जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। लव यू ऑल, वंदे मातरम, जय हिंद एंड नमस्कार।